अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज की आउटपुट वाले क्वेश्चंस के पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। इंट एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसे 5 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया गया है। नेक्स्ट है प्रिंट एफ का फंक्शन। प्रिंट एफ के फंक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है और दूसरा पार्ट कोमा से सेपरेट करते हैं और फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। इस लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में से हर वेरिएबल के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला वेरिएबल है एक्स के लिए ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफाई है और मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए। यहाँ पर क्योंकि एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है। नेक्स्ट वेरिएबल है पहले कॉमा से स्टार्ट होके दूसरे कॉमा तक और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये सेकेंड वाला। इसी तरह थर्ड वेरिएबल के लिए थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। एक्स में तो सिंपली एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी 5। एक्स इस वक्त 5 है तो 5 वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी और मॉडुलस डी की जगह पर 5 आ जाएगा। एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ। एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4, एक्स की वैल्यू है 5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20। सो इस सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 20 जो कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर लिखी जाएगी। इसी तरह तीसरे वाले की देखते हैं। x मॉडुलस 4 यानी 5 मॉडुलस 4। इसका मतलब है 5 को 4 पर डिवाइड करें, 4 1s are 4 और बाकी बचा 1। मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर इस वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 1 आया और 1 ट्रांसफर हो जाएगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर। हम इसे यूं लिख सकते हैं, इस मॉडुलस डी की जगह पर 20 होगा और यहाँ पर 1। अब मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सोल्व किया है। अब मैं इसकी फाइनल आउटपुट दिखाऊंगी जो एक्चुअली हमने क्वेश्चन का आंसर पेपर में लिखना है। उस आंसर को आपने इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली लिखना है। आपने जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। इस मॉडुलस डी की जगह पर मैं यहाँ लिखती हूँ 5 और इस मॉडुलस डी के बाद है ये कॉमा। कॉमा को आप एज इट इज लिखेंगे यानी फॉर्मेट स्पेसिफाइज के अलावा इन डबल कोटेशन मार्क्स में जितनी भी स्ट्रिंग्स या जितनी भी लेटर्स हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप नीचे आउटपुट में एज इट इज कॉपी करेंगे। ये कॉमा नीचे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉडुलस डी की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 20 लिखा जाएगा और फिर ये वाला कॉमा यहाँ लिखा जाएगा और फिर थर्ड वाले मॉडुलस डी की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 1। तो ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन की आउटपुट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू 5। प्रिंट एफ फंक्शन के देखिए 2 पार्ट्स हैं, एक डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर और उसके बाद इस कॉमा के बाद वेरिएबल। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है। हम इस एक वेरिएबल की वैल्यू जैसा कि यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 है, ये सिंपली यहाँ पर 5 लिख देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसमें मॉडुलस डी और फिर i प्लस प्लस है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। जहां इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं वहां पर आपने उनको देखना है कि वो पोस्ट फिक्स हैं या प्रीफिक्स हैं। पोस्ट फिक्स का मतलब है कि वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आना कहलाएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर ये माइनस माइनस होगा तो फिर इसे कहेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें ये क्या कहलाएगा, ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यहाँ पर मैं लिखती हूँ i प्लस प्लस। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? पहला पार्ट ये वेरिएबल है और दूसरा पार्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इससे मैं कहती हूँ पार्ट 1 और ये है पार्ट 2।
इसे सॉल्व करके समझते हैं। आई की वैल्यू इस वक्त है 5, सो मैं यहाँ लिखती हूँ 5, ठीक है। और 5 में फिर हमने करना है 5 + 1। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। अच्छा, अब देखें प्रिंट एफ आई प्लस प्लस जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। यानी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के फौरन बाद जो रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा वो आएगा आई की वैल्यू जो कि 5 है, और साथ ही सेकंड स्टेप चलेगा और सेकंड स्टेप में आई की वैल्यू हो जाएगी 6। 5 + 1 6। लेकिन अब देखें फर्क आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड पार्ट है इसको अभी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करना, क्योंकि प्रिंट एफ ने सिर्फ एक काम करना है, प्रिंटिंग करनी है वेरिएबल आई की प्रिंटिंग के बाद इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट का ऑपरेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का फिर तरीका ये है कि आप इस जगह पर एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखकर देखें। आप यहाँ लिखें प्रिंट एफ और फिर इससे आप आई को प्रिंट करवा लें स्क्रीन पर। इसलिए इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी वो होगी 5, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आई की वैल्यू 5 प्रिंट होने के फौरन बाद 6 हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है जी प्लस प्लस आई। अच्छा, प्लस प्लस आई में यानी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपको 2 स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमेशा पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर ही वैल्यू प्रिंट होगी। कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ पर होती है जो होपफुली आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। जब आप प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे उस वक्त आपने पहले वैल्यू इंक्रीज करनी है और फिर उसकी प्रिंटिंग होगी। वैसे भी आप लॉजिकली देखें ना, आए तक तो कंट्रोल तब पहुंचेगा ना जब पहले इस ऑपरेटर को परफॉर्म कर लेगा। पिछली स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको याद है कि वैल्यू 6 हो चुकी थी, सो यहाँ पर आई की वैल्यू 6 में भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का इस प्लस प्लस की वजह से, और ये वैल्यू हो जाएगी 7। स्क्रीन पर अब आउटपुट शो करवाते हैं। पहली स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद 5 प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद अगेन 5 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू जो 6 थी उसे फिर से इंक्रीज करवाया और 6 + 1 हो गया 7। सो ये इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रख के चलेंगे तो फिर आपके प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स वाले क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंट x = 0, x को 0 से इनिशियलाइज किया, y को 5 से, z को 4 से। नेक्स्ट लाइन में x में एक एक्सप्रेशन है, हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। x = y की वैल्यू है 5 प्लस z की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये सिंपली ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। इन दोनों ऑपरेटर्स में से प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, सो ये वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 5 को ऐड करेंगे। इसे सॉल्व करके देखते हैं। x = 5 प्लस एज इट इज रहेगा, 4 2s are 8 और अब 5 प्लस 8 = 13। अब x की वैल्यू 0 नहीं रही बल्कि यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और 13 है। नेक्स्ट लाइन देखें, प्रिंट एफ x वेरिएबल की वैल्यू सिंपली प्रिंट करवानी है जो कि 13 है, तो स्क्रीन पर आउटपुट शो होगी 13। नेक्स्ट है जी x = 0, y = 5, z = 10 और यहाँ पर फिर से x की वैल्यू अपडेट हो रही है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। y में 5 है प्लस 10 प्लस 5। यहाँ पर दोनों ऑपरेटर्स इक्वल प्रेसिडेंस के हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब भी इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होंगे तो फिर हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, यानी जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, जो ऑपरेटर बाद में आएगा वो बाद में सॉल्व होगा।
तो यहाँ पर 5 + 10 15 + 5 इज इक्वल टू 20। आउटपुट इज 20। पहले हम माइनस माइनस ए को इनवैल्यूएट कर ले। माइनस माइनस का ए का मतलब है a - 1। ए की वैल्यू है 20, 20 - 1 इज इक्वल टू 19। अब ए की वैल्यू क्या है 19, ठीक है। और यहाँ अब हम इसकी आउटपुट लिखते हैं a इज इक्वल टू 19। ये आपके क्वेश्चन की आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। इंट b इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू 9 है और फिर साथ ही b की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया गया है, यानी b की वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि b में b इज इक्वल टू b/2 हो गया है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 9/2। तो 9/2 का आंसर क्या होगा 9 2 2 4 8 1। b डिवाइडेड बाय 2 का आंसर होगा 4। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि b की वैल्यू 4 हो गई। प्रीवियस लाइन में b की वैल्यू 9 थी, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू चेंज हो गई। 9 से हटकर अब वैल्यू हो चुकी है 4। और यहाँ पर आपने सिंपली b वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है विच इज 4। तो ये आपकी आउटपुट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट नम वेरिएबल है जिसे 10 से इनिशियलाइज किया है और फिर नम वेरिएबल की वैल्यू को अगेन चेंज कर दिया गया है। इसे सोल्व करते हैं। जब भी आपने कंपाउंड स्टेटमेंट देखनी है तो आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि गलती का चांस ना रहे। इसे सिंप्लीफाई यूं करेंगे नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लीकेशन और फिर 5। वैल्यूज पुट करती हूँ। नम की वैल्यू है 10, 10 × 5 इज इक्वल टू 50। अब नम की वैल्यू हो चुकी है 50। तो यहाँ पर जब हम printf की स्टेटमेंट में इससे प्रिंट करवाएंगे नम को तो आंसर आ जाएगा, यानी आउटपुट जो स्क्रीन पर शो होगी वो होगी 50। नेक्स्ट है इंट n इज इक्वल टू 10। n को 10 से इनिशियलाइज किया और फिर n मॉडुलस इज इक्वल टू 2। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसे फिर ब्रेक करेंगे। n इज इक्वल टू n मॉडुलस 2। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं। ये होगा 10 मॉडुलस 2, यानी 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। 2 5s are 10, 0 है रिमाइंडर, तो ये हुआ 0। इसका मतलब है n 0 हो गया। पहली लाइन में n 10 था, लेकिन सेकेंड लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद n हो चुका है 0। आप देखें थर्ड लाइन में फिर से n की वैल्यू अपडेट हो रही है, तो इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू n + 5। इसमें वैल्यू पुट करें। n की वैल्यू यहाँ 0 थी, अब 0 + 5 इज इक्वल टू 5। सो n की नई वैल्यू जो आई है वो है 5। अब यहाँ पर देखें n प्रिंट करवाया है और n की लास्ट जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 5। सो स्क्रीन पर आउटपुट होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ch1 और उसमें वैल्यू पड़ी है एक लेटर a। अच्छा, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है? जब भी किसी लेटर को सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं तो उसे कहते हैं कि ये कैरेक्टर है, और अगर डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाए तो वो स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट लाइन में देखें ch1 की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसे मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। कंपाउंड असाइनमेंट प्लस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे मैं यूँ लिखूंगी ch1 वेरिएबल का नाम एज इट इज इक्वल टू ch1 + 2। अब ch1 की वैल्यू क्या है? यहाँ आपको ch1 की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से निकलेगी। देखें हर लेटर, कैरेक्टर या डिजिट का एक आस्की कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A का आस्की कोड है 65,
स्मॉल ए का आस्की कोड है 97। ये आपने जुबानी याद कर लेने हैं। इससे आप बाकी लेटर्स के आस्की कोड्स भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी का क्या होगा, 65 में ए को ऐड कर दें यानी 66 होगा। सी का क्या होगा, 67 एंड सो ऑन। इसी तरह स्मॉल बी का होगा 98, सी का होगा 99 और इसी तरह जेड तक चलते जाएंगे ये नंबर्स। सो आपने सिर्फ पहले लेटर के नंबर्स, आस्की नंबर्स याद रखने हैं तो आपको सारी एबीसी के नंबर्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। चलें अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर हमने CH1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि लेटर ए है और ए लेटर का एक्चुअली यहाँ पर हम लिखेंगे आस्की कोड, तभी हम उसमें 2 को ऐड कर पाएंगे और कैपिटल लेटर का आस्की कोड है 65। सो मैं यहाँ लिखती हूँ 65 प्लस 2, ये क्या बना 67। अब देखें यहाँ पर CH1 की वैल्यू को हमने कैरेक्टर की फॉर्म में ही डिस्प्ले करना है। मॉडुलस C का मतलब है कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी वो एक कैरेक्टर होगा। सो 67 आस्की वैल्यू पर जो कैरेक्टर पड़ा है वही मेरी आउटपुट होगी। यहाँ पर देखें 67 पर पड़ा है C लेटर, तो इसलिए CH1 की वैल्यू अब 67 की जगह पर C हो जाएगी। तो आपकी इस लाइन की जो आउटपुट है यानी CH1 की आउटपुट वो स्क्रीन पर शो होगी C, लेटर C। अगला क्वेश्चन है इंट a इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 4 और अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, y में 5 है, z में 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 5। देखें ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की है, इसलिए हम पहले सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 को विच इज 20 और फिर हम 5 को ऐड करेंगे 20 में तो 25। अब उसने x की वैल्यू पूछी है लेकिन इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली। सो मॉडुलस डी की जगह पे तो आपको अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू ने आना है जो कि 25 है, तो बाकी जो स्ट्रिंग है वो आपने एज इट इज स्क्रीन पर कॉपी करनी है इस तरह से। रिजल्ट इज इक्वल टू 25, ये होगी आपकी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैरेक्टर डेटा टाइप का है। कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है कोड और उसको इनिशियलाइज किया है ए लेटर से। अब पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट में कोड की वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करवाया है और दूसरी लाइन में कोड वेरिएबल की वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू बनती है उसे आउटपुट करेंगे। इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखें मॉडुलस सी है यानी कैरेक्टर डेटा टाइप में ही हमने कोड की वैल्यू को रिटर्न करना है और वो ऑलरेडी कोड में क्या पड़ा है, कैपिटल ए, तो इस लाइन की आउटपुट होगी कैपिटल ए। लेकिन इस लाइन में कोड की इंटीजर वैल्यू को शो करवाना है, तो कोड की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, जो कैपिटल ए का आस्की कोड होगा और वो है 65, तो यहाँ पर आएगा 65। इसकी यहाँ पे हम आउटपुट लिखते हैं ए और फिर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10, इंट c इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। c इज इक्वल टू a 5 है, b में 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी सिंपल ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे 20 और फिर ये 25। अब फर्क क्या पड़ेगा, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग से फर्क पड़ेगा। आप क्या करेंगे, वही बस आपने रूल्स को याद रखना है। मॉडुलस डी की जगह आपने सी की वैल्यू को लिखना है ना, तो यहाँ पर आएगा 25 और शुरू में ये जो स्ट्रिंग है एज इट इज आपने यहाँ पे लिख देनी है, दी आउटपुट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंट x, y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है x में भी 5 है और y में भी 5 है, लेकिन सेकेंड लाइन में उसने x की वैल्यू को इवन y की वैल्यू को भी चेंज कर दिया। अब देखें इसे हम पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू y
प्लस प्लस, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा 2 पार्ट्स वाला। पहले पार्ट में वैल्यू ट्रांसफर होगी और दूसरे पार्ट में वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले स्टेप में एक्चुअली क्या हो रहा है, y की जो भी वैल्यू है वो एज इट इज x में ट्रांसफर हो रही है, या आप यूं कह सकते हैं कि y की वैल्यू x को सिंपली असाइन हो रही है और y की वैल्यू क्या है स्टार्ट में 5। सो यहाँ पर क्या होगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5। यानी इस पहले पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 5। अब मैं साथ ही दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो क्या होगा, y प्लस 1, y इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 6। अब इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू क्या है 5, लेकिन y की वैल्यू है 6। ठीक है, y की वैल्यू अपडेट हो गई। अब देखें x की वैल्यू सिंपल इसकी जगह आ जाएगी और y की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। दरमियान में \n का क्या काम है, ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि कर्सर को, पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मॉडुलस d की जगह मैंने लिखा 5 और \n की वजह से मेरा कर्सर इस लाइन से निकलकर नेक्स्ट लाइन में चला गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने y की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जो कि 6 थी। तो 5 और 6 ये कर्सर्स नहीं आपने ऑब्वियसली दिखाने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की जो आउटपुट है वो आप इस तरह से लिखेंगे 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखें, इंट a, b, c 3 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं। a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 10 और c में a और b को आपने ऐड कर देना। c इज इक्वल टू 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। चलिए अब देखिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ क्या करना है आपने, माइनस माइनस सी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि पहले डिक्रीमेंट करना है और फिर सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, राइट। तो 25 की जगह यहाँ पर सी में क्या हो जाएगा, सी माइनस 1 करेंगे ना, तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी की वैल्यू है 24 जो आपने इस लाइन में शो करवानी है। तो सी की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि मॉडुलस डी की जगह पे शो करवाएंगे और उससे पहले की जो स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज स्क्रीन पर आ जाएगी। सी इज इक्वल टू 24, या क्या होगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 5 और प्रिंट एफ में है मॉडुलस डी एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ 10 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसकी जगह पर 10 लिख दिया और इसकी जगह पर ये आपकी आउटपुट है 10 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बहुत सिंपल। क्या करना है, देखिए 67 की जो कैरेक्टर टाइप वैल्यू वो आपने रिटर्न करनी है, उसको आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। और वो आपको याद है कि सी की वैल्यू थी 67, तो स्क्रीन पर इस लाइन की क्या आउटपुट होगी, सी, ये आउटपुट होगी इस लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 5 और अब आपने n को m पे डिवाइड करना है, फिर m को n पे डिवाइड, फिर n को और m का जो मॉडुलस लेना है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। n डिवाइडेड बाय m में 3 को अंदर और 5 को बाहर रखेंगे तो यहाँ पर देखें 0 आएगा, क्योंकि 3 तो 5 पर डिवाइड नहीं होता। तो n डिवाइडेड बाय m की वैल्यू होगी 0, ठीक है, यहाँ 0। अब उलट करके देखते हैं, 3 को बाहर रखें, 5 को अंदर रखें, 3 1s are 3, m डिवाइडेड बाय n होगा 1। अब n मॉडुलस m, तो उसे आप यहीं से निकाल सकते हैं। ये n डिवाइडेड बाय m वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस में 5 0, तो यहाँ भी 0 ही आएगा और ये देखें 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये 3 इसका आंसर है। अब हमने इस आउटपुट को इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली शो करवाना है स्क्रीन पर।
तो पहले मॉडुलस डी की जगह मैंने लिखा 0 और फिर \n की वजह से पॉइंटर या कर्सर जो है वो न्यू लाइन में चला गया, यानी यहाँ आ गया। और यहाँ पर फिर मैंने सेकंड मॉडुलस डी यानी m/n की वैल्यू लिखी और उसके बाद उसने \t यानी यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस डाली हैं और मल्टीपल स्पेसेस के बाद मॉडुलस डी थर्ड जो वेरिएबल है या जो एक्सप्रेशन है n मॉडुलस m का, उसका आंसर आएगा। और ये आउटपुट आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखें, इस आउटपुट को आप यूं नहीं लिख सकते 0 1 3 ऐसे नहीं लिख सकते, ना ही आप इसको यूं लिखेंगे 0 या न्यू लाइन में जाके आप यूं कर दे, ये नहीं करेंगे ना। आपने इन एस्केप सीक्वेंसेस को और फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखा होगा राइट उसके अकॉर्डिंगली ही आपने आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।